हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वेलकम बैक। आज फिर से आपका हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने कूलाम लॉ को स्टडी किया था, आज हम कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म किस तरह से हम बनाएंगे। पहली बात यह है कि हम फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। फोर्स क्या करता है? फोर्स किसी चीज़ को पुल कर सकता है या पुल कर सकता है, पुश कर सकता है या फिर पुल कर सकता है, तो दोनों काम करता है। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इलेक्ट्रिक चार्ज में दोनों ही सिचुएशन होती हैं, वो रिपेल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट कर सकते हैं। और आपको पहले से ही पता है चार्जेस कब रिपेल करते हैं, जब वो लाइक होते हैं, और अट्रैक्ट कब करते हैं, जब वो अनलाइक होते हैं। ओके, ये रूल आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो अब देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, इसको हम किस तरह से बनाएंगे। इसमें देयर आर टू चार्जेस, दिस इज Q1 एंड Q2। ओके, सेपरेटेड बिटवीन डिस्टेंस R। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना रखा हुआ है? R रखा हुआ है। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ठीक। अब ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाता है, या ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाता है। दोनों ही का नेचर सेम है या अपोजिट है, तो दोनों ही सिचुएशन में फोर्स लगना ही लगना है। रिपल्शन का फोर्स भी लगेगा और अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, लेकिन रिपल्शन कब लगेगा? जब चार्जेस सिमिलर होंगे, और अट्रैक्शन का फोर्स कब लगेगा? जब चार्जेस नॉन सिमिलर होंगे। ओके, अब ये फोर्स लगाने का तरीका क्या होता है इनका, वो जरा एक रूल याद रखिए। हम लोगों ने कूलाम लॉ में वो रूल बनाया हुआ है। वो रूल क्या है? फोर्स ऑलवेज अलोंग लाइन जॉइनिंग, यानी कि दोनों चार्जेस को मिलाने वाली रेखा के अंदर ही ये फोर्स लगना है। इधर फोर्स काम नहीं करेगा, इधर नहीं करेगा, इधर नहीं करेगा, हमें कोई मतलब नहीं है। हम फोर्स कौन सी जगह का काउंट करेंगे? ये वाली जगह का। ये दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स लगना है। तो लाइन लिखिए, फोर्स ऑलवेज अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो दोनों चार्जेस के बीच उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदेश ये फोर्स कैसा करता है? काम करता है, ठीक है। अब इसका वेक्टर फॉर्म हम किस तरह से बनाएंगे? कल हम लोगों ने कूलाम लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था, F = 1 अपॉन कांस्टेंट आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं फोर्स का कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, तो इसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। तो वो डायरेक्शन हम किस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे, और फिर इसका फॉर्मूले का जो रूप होगा वो हमको कैसा दिखेगा। तो इसको जरा समझिए, इसका एक ट्रिक है, उसको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, और बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आप बड़ी आसानी से इसको सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मान लीजिए मैं Q1 से कहां जा रहा हूं? Q2। फ्रॉम Q1 टू Q2, मैं Q1 से Q2 जा रहा हूं। तो इस सिचुएशन में मैं R को किस प्रकार लिखूंगा? ये मेरे पास R है, मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो देखिए, इसके लिए बड़ा सिंपल रूल याद रखना है। हम जा कहां से रहे हैं? Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं। तो जिसकी तरफ हमारा फेस है तो हम उसको ही देखेंगे, क्योंकि हम उसके सामने जा रहे हैं तो हम उसको देखेंगे, फिर उसके इधर की तरफ बढ़ेंगे, उसके सामने बढ़ेंगे। तो जिसकी तरफ हमको जाना है उसको तो पहले लिखना है, हमने पहले लिख दिया 2। और चले कहां से? 1 से, तो उसको बाद में लिखना है, राइट। ओके, फिर से Q1 से Q2 जाना है, तो इस सिचुएशन में हमारा वेक्टर डिस्टेंस किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आंसर है, जिसकी तरफ जाना है उसको पहले लिखना है, यहां से चले हैं उसको कहां लिखना है? बाद में रखना है। तो ये तो कौन सा तरीका हो गया? R वेक्टर लिखने का तरीका हो गया। इसी तरह से आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर यदि आप Q2 से कहां जा रहे हैं? Q1 की तरफ जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, फिर से बताइए मेरे को। देखिए, 2 से कहां जा रहे हैं? 1, तो पहले किसको लिखना है? 1 को। चले कहां से? 2 को। तो दोनों ही सिचुएशन में आप कैसे भी लिख सकते हैं। इधर जाएंगे तो आपको ऐसे लिखना है, इधर जाएंगे तो आपको ऐसे लिखना है। लेकिन एक रूल पक्का याद रखना है, वो क्या है? जिसकी तरफ जाना है उसके लिए शब्द यूज करेंगे 2, जहां से चल रहे हैं उसके लिए शब्द यूज करेंगे फ्रॉम। तो R लिखने के लिए आपको ये दो सेंटेंस याद रखने हैं। किस तरह से? पहले कौन आएगा? 2, और बाद में कौन आएगा? फ्रॉम।
वही चीज में वही है, पहले कौन आया 2 जिसकी तरफ जा रहे हैं, और चले कहां से, बाद में क्या आएगा फ्रॉम, राइट। तो ये याद रखिए, आर लिखने का ये तरीका होता है। ये तो किसकी बात हो गई, आर की बात हो गई। अब हम अगली बात करते हैं फोर्स। इन पर फोर्स किस तरह से लगेगा, ये डिपेंड करता है कि चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं। मान लीजिए दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक है, तो लाइक है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, लेकिन अलोंग दी लाइन जॉइनिंग, ये रूल पक्का याद रखिए। ये वाला चार्ज इस चार्ज को इधर की तरफ रिपेल करेगा, बट अलोंग दी लाइन जॉइनिंग। इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश ये फोर्स काम करेगा। तो मान लीजिए ये इसने इधर की तरफ फोर्स लगाया ऐसे, तो ये इधर की डायरेक्शन में जाएगा, और यदि इसने इधर की तरफ फोर्स लगाया तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अब इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, और इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, इसका क्या तरीका है। तो अब फोर्स लिखने का तरीका सीखिए, जैसे अभी आर का तरीका सीखा उसी तरह से अब फोर्स का देखिए। देखिए इसको हम कैसे लिखने वाले हैं। अगर इस पर फोर्स लग रहा है तो लगाने वाला कौन है, आंसर है Q1, और अगर इस पर फोर्स लग रहा है तो इस पर लगाने वाला कौन है, Q2। एनीवे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। फोर्स इस पर लग रहा है तो पहले किसको लिखेंगे, लगने वाले चार्ज का नंबर लिखेंगे। लगा कौन रहा है, फिर उस चार्ज का नंबर लिखेंगे 1 1, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स तो हमने पुट वेक्टर दिस। तो ये क्या बना, फोर्स लिखने का तरीका बना। फिर से इधर देखिए, मेरे को बताइए इधर कैसे लिखेंगे। इसकी मैं बात कर रहा हूं, इस पर फोर्स लग रहा है तभी तो ये इधर जा रहा है। अगर वो इधर जा रहा है तो इस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन लगा कौन रहा है, ये। तो पहले किसको लिखना है, लगने वाले को लिखना है या लगाने वाले को लिखना है। तो आंसर है जिस पर फोर्स लग रहा है पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, लगाने वाले को। तो लगाने वाला कौन है, 2। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसके लिए सेंटेंस आप किस तरह से याद रखेंगे, देखिए पहले 2 आया है, ओके, ऑन, जिस पर लग रहा है उसके लिए ऑन, जो लगा रहा है उसका नाम क्या लिखेंगे, वाई। तो इसके लिए आपको क्या रखना है, ऑन और वाई याद रखना है। ये फोर्स का लिखने का तरीका है। और आर को लिखने का तरीका क्या है, 2 और फिर फ्रॉम। 2 जिसकी तरफ जाना है, फ्रॉम जहां से चले हैं। फोर्स में जिस पे फोर्स लग रहा है पहले वो आएगा, इसलिए ऑन, जो लगा रहा है उसके बाद क्या आएगा, वाई। तो ये फोर्स लिखने का तरीका हो गया और ये आर लिखने का तरीका हो गया। अब देखिए मान लीजिए एक चार्जेस इसमें से नेगेटिव है, इस तरह से। अगर ये नेगेटिव है तो ये वाला चार्जेस ये वाला चार्जेस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो बताइए इसके फोर्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं। ये इधर की तरफ आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इस चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया है। तो पहले किसको लिखा जाएगा, इसका नंबर लिखा जाएगा या इसका। तो आंसर है जिस पर फोर्स लगेगा उसका नंबर लिखना है, और फिर किसका नंबर लिखना है, लगाने वाले का लिखना है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ खींच रहा है, तो इसकी डायरेक्शन आप कैसे बनाओगे, लाइन, इसी लाइन में ही रहने चाहिए चार्ज, और इसी लाइन में आपको इसकी डायरेक्शन बनानी है, तो ये इधर की तरफ आएगा। तो अब बताइए इसके फोर्स को आप कैसे लिखोगे। तो आंसर है, अब ये फोर्स लगा रहा है इस पर, तो इस पर फोर्स लग रहा है, तो ऑन कौन है, ये। तो हम पहले कितना लिखेंगे, 1। लगा कौन रहा है, 2, तो अब कौन आएगा, 2। तो इस तरह से अट्रैक्शन के लिए, रिपल्शन के लिए, दोनों ही सिचुएशन में आप किसको लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं। किस तरह से लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम फॉर्मूले में इसको कैसे सेट करेंगे। तो देखिए ये सेट करना तो बहुत बड़ा ही आसान है। हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये किसका फॉर्मूला है, कूलम फोर्स का फॉर्मूला है। ये अभी केवल मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, और अगर ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है तो उसके बाद डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके बाद मैग्नीट्यूड है तो उसके बाद डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन के लिए देखिए, अब डायरेक्शन के लिए इसको किस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक है। अगर सिमिलर चार्जेस है और हम इस पर लगने वाले फोर्स को काउंट कर रहे हैं, कौन से वाले पर, Q2 पर, ऑन Q2।
फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2। तो Q2 पर लगने वाले फोर्स को आप किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए तरीका क्या है, फॉर्मूला वही है, वैसे ही लिखना है। तो फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पर, तो पहले किसको लिखा? 2 को, राइट। लगाने वाला कौन है? आंसर है 1, तो फिर किसको लिखेंगे? 1। तो ये फोर्स को लिखने का तरीका हो गया। अब फॉर्मूला, फॉर्मूले में जो आपको याद है वही आपको लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अब इसमें डायरेक्शन कहाँ है? तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर हमको कहाँ से मिलेगा? ये r से मिलेगा। तो इस r का यूनिट वेक्टर हम लोगों ने लिखा r²। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है? तो आंसर है यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है और वो हमको डायरेक्शन बताता है, और उसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जो फुल वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस r को हम किस तरह से लिखेंगे? फोर्स किस पे लगा? 2 पर लगा, लगाया किसने? 1 ने लगाया। तो अब ये चार्ज किधर की तरफ, अब हम किधर की तरफ चल रहे हैं? इधर की तरफ चल रहे हैं। तो इधर की तरफ चल रहे हैं, तो यहां पर कैसे लिखेंगे? 2 1, या फिर आप सिंपली याद रख लीजिए, यहां क्या लिखा है? 2 से 1, तो यहां पे भी क्या लिखना है? 2 से 1, राइट। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला तैयार हो गया इन वेक्टर फॉर्म, इस तरह से ये फोर्स का फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। ये किस चार्ज जिसके लिए निकाला आपने? Q2 के लिए निकाला। अच्छा, Q1 के लिए आप बनाएंगे, Q1 के लिए आप कैसे बनाएंगे? सेम यही प्रोसेस आपको फिर से रिपीट करनी है। तो देखिए Q1 पर फोर्स लग रहा है, लगाने वाला कौन है? Q2। तो पहले जिस पर फोर्स लग रहा है उसको लिखना है, तो पहले हमने किसको लिखा? 1। लगाने वाला कौन है? 2, तो अब किसको लिखना है? 2 को, राइट। तो ये तो फोर्स लिखने का तरीका हो गया। अब फॉर्मूले में जो चीज आती है मैग्नीट्यूड, उसको लिखना है। अब इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर आप किस तरह से लिखेंगे? जो यहां पर है 1 से 1 और 2, इस तरह से। तो ये आपका इस चार्जेस के लिए फॉर्मूला हो गया, और ये आपका इस चार्जेस के लिए फॉर्मूला हो गया। तो ये जो अभी हमने जो मेथड यूज किया है बिल्कुल सिंपल मेथड है, ठीक है। तो ये जो हम इसको हम जो बोलते हैं, इस पैटर्न को जो हम बोलेंगे, इसको फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। किसका? कूलाम फोर्स को लिखने का एक तरीका है। और भी तरीके होते हैं, ठीक है। और भी तरीके किस तरीके से हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए और तरीके इसके कैसे हो सकते हैं। ये आपको एक तरीका समझ में आ गया, ये बिल्कुल सबसे सिंपल तरीका है, ओके। अब नेक्स्ट तरीका इसका देखिए किस तरह से हम लिखेंगे। अब यदि मान लीजिए आपको यूनिट वेक्टर दिया गया है, तो आप इसको किस तरह से निकालेंगे? तो आपको देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि फुल वेक्टर और अपॉन में क्या आएगा? फुल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। ये हम लोगों ने वेक्टर की यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11 में, ओके। यहाँ से आप r वेक्टर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। r वेक्टर की अगर आप वैल्यू निकालने जाएंगे तो इसका आपको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये सिचुएशन बन जाएगी दिस। तो ये r वेक्टर का फॉर्मूला हो गया, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। अब इसका रूप चेंज करते हैं हम। रूप किस प्रकार चेंज करेंगे उसको देखिए जरा। पहले इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। हम लोग ये जानते हैं, देखिए ये वाला यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? 1 से 2, और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? 2 से 1। तो क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हैं? तो आंसर है, देखिए फिर से 2 1 वेक्टर इक्वल टू r12 वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? आंसर है नहीं। इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ये नॉट इक्वल टू है। तो लेकिन हम इसको नॉट इक्वल टू नहीं लिखते, इसको हम किस तरह से लिखते हैं? तो देखिए अगर हम इनमें से एक वेक्टर की डायरेक्शन बदल दें, अगर हम इन में से एक वेक्टर की डायरेक्शन बदल दें, डायरेक्शन बदलने का मतलब ये है माइनस साइन लगा देना। क्या लगा देना? माइनस। तो माइनस साइन लगा देंगे तो अब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो पहले हम इक्वल नहीं लिख सकते थे क्योंकि एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। तो अगर हमको इसको इक्वल में लिखना है इन दोनों को, तो क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। तो हमने माइनस लगा दिया, तो इसका मतलब ये क्या है? अब इक्वल होगा, क्योंकि अब दोनों की डायरेक्शन हमने कैसी मान ली है? सेम।
नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, पलटना, तो डायरेक्शन पलट गई, इसलिए ये कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो अब इस वेक्टर के कारण फोर्स कितना है, दिस, और इस वेक्टर के कारण फोर्स कितना है, दिस। तो ये कंडीशन बन गई। इसका क्या मतलब है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल है, लेकिन कैसे लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं। तो एक लाइन लिख दी, द फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये दोनों फोर्स कैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल है और एक दूसरे के कैसे लग रहे हैं, अपोजिट। ओके, अब इसका मैं एक दूसरा फॉर्म आपको बता रहा था, तो अब इसका दूसरा मेथड देखिए इसको करने का। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ध्यान दीजिए, सेकंड मेथड को स्टडी करने से पहले हम लोग फर्स्ट मेथड की थोड़ी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे तो ये हमारे बहुत काम में आएगा। तो देखिए आप ही लोग बताइए, जैसे कि यहाँ देखिए ये दो चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक Q3 है, एक Q2 है, ठीक है। मुझे आपको ये बताना है कि ये दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स हम कैसे निकालेंगे, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने इनको मिलाया और मैंने आपको ये एरो बना के दिया। अब आप फोर्स कैसे लिखेंगे इसका बताइए। ओके, ये एरो कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, बिकॉज देयर आर लाइक चार्जेस। तो ये क्या हो रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। रिपेल कर रहा है इसका मतलब ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स किस पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है। लगा कौन रहा है, 2। तो ये आपने इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच फोर्स हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको ये लाइन मिलाई, पहले तो लाइन मिलाना है ये मैंने इसको एरो ऐसे दिया, बताइए इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, सोचिए। ये वाला चार्ज क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये चार्जेस कैसे हैं, अनलाइक है। ओके, अनलाइक चार्ज में से Q3 इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स किस पर लग रहा है, 1 पर। लगा कौन रहा है, 3 लगा रहा है। तो ये इस तरह से आपने इसको लिख दिया। ओके, फिर से देखिए, जैसे मैंने आपको बताया F23, इसकी लाइन आप कैसे मिलाएंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए 2 कहाँ है, यहाँ है, 3 कहाँ है, यहाँ है। डायरेक्शन तो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इसको लाइन जॉइनिंग इसकी कर लेते हैं। ये हमने लाइन जॉइनिंग कर ली। अब लाइन जॉइनिंग में 2 कौन है जिस पर फोर्स लग रहा है, 3 कौन है लगाने वाला। तो फोर्स किस पर लग रहा है, 2 पर। लगा कौन रहा है, 3। अच्छा, अनलाइक है या लाइक है, मैंने आपको बता दिया, ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों पॉजिटिव है। तो अब मुझे बताइए एरो किधर लगेगा। तो आंसर है एरो इधर लगेगा, राइट। अब 2 पर फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है, 3 लगा रहा है, ठीक है। इसको बताइए फोर्स 1, 5, इसको कैसे निकालेंगे। ओके, सबसे पहला काम हमने लाइन ज्वाइन किया, लाइन ज्वाइन कर लिया। मैंने मान लिया ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। हाँ, डायरेक्शन बताइए। 1 कौन है, इस पर फोर्स लग रहा है, लगाने वाला कौन है, 5। तो जिस पर फोर्स लग रहा है, ओके, लगाने वाला कौन है, 5। तो इसको इसमें डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, 1 पर फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो एरो ऐसे आएगा, ठीक। ओके, लिखेंगे कैसे, 1, 5, राइट। ओके, इसी तरह से इसको बताइए इन दोनों के बीच में फोर्स। मैंने आपको डायरेक्शन दे दी, दिस डायरेक्शन, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और एरो की डायरेक्शन ऐसे है, तो ये इधर आ रहा है, इस पर फोर्स लगा तभी तो आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पर 1 लगाने वाला 4। तो इस तरह से ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि इसको लिखने का तरीका क्या है, और बाकी सब तो सेम है, ठीक है। ओके, अब हम इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म पे बढ़ते हैं, कूलाम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम। नेक्स्ट मेथड देखिए, नेक्स्ट मेथड के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है यूनिट वेक्टर का, r कैप इक्वल टू r वेक्टर अपॉन दिस वे। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यही फॉर्मूला है, ये देखिए। F21 के लिए मैं इसको बना रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा है, 21,
तो इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने रखा, क्या होता है 2 1 के लिए फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो देखिए मैग्नीट्यूड में आप सिंपल आर लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 मॉड, तो इसका मतलब भी क्या होता है आर ही होता है। तो मैंने सिंपल उसको क्या लिख दिया है आर लिख दिया है, आर लिख दिया, राइट। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व किया, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो पावर कितनी हो गई 3 हो गई, तो ये इसका नेक्स्ट मेथड आ गया। अब इसमें आपका यूनिट वेक्टर चला गया तो अब आपके पास क्या आ गया फुल वेक्टर। तो जब फुल वेक्टर आता है तो एक आर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसकी आर की पावर कितनी हो जाती है 3। अब इसको एप्रोसिएट तरीके से लिखा कैसे जा सकता है, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में हमको लिखना है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मॉड लगाकर। ये हमने मॉड लगाया, यहाँ क्या है 2 1, तो वही चीज़ यहाँ लिखनी है 2 1 और मॉड के ऊपर क्या लगा दोगे 3। ये हमको क्या बताता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब आर ही होता है, इसका मैग्नीट्यूड, इसमें से वेक्टर हट जाए, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया इसका, ठीक है। ये आपने किसके लिए बनाया, ये आपने 2 1 के लिए बनाया। आप चाहे तो इसको 1 2 के लिए भी बना सकते हैं। तो 1 2 के लिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। 1 2 के लिए बना के देखते हैं, तो इसी को देखकर आपको लिख देना है 1 2 वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। 1 2 है तो 1 2 आ जाएगा मॉड Q1 2। तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आप सिंपली आप इसको कर सकते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। तो ये 2 मेथड हो गए। अब हम तीसरा मेथड देखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म का, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे। हाँ जी स्टार्ट करें। इधर देखिए इसमें हमने 2 एक्सेस ले लिए, दिस इज 1 एक्सेस, दिस इज अदर एक्सेस, ओके। ये ओरिजिन हो गया। अब हम क्या करेंगे पोजीशन वेक्टर लेंगे, किसके पोजीशन वेक्टर, तो आंसर है चार्जेस के पोजीशन वेक्टर लेंगे। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर हमने माना R1 वेक्टर, यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष हमने Q1 का स्थिति सदिश क्या मान लिया है R1 वेक्टर मान लिया है, ठीक है, ओके। सेकंड पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है R2, ये वाला। तो ये 2 पोजीशन वेक्टर हो गए, एक Q1 के लिए हो गया R1 वेक्टर दिस वे, इस डायरेक्शन में, ये इसकी डायरेक्शन है, ओके। दूसरा पोजीशन वेक्टर हो गया Q2, ठीक है। अब ये एक चार्ज Q1 है, ये एक चार्ज Q2 है, ये चार्ज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R1 डिस्टेंस पर है, ये चार्ज, ये वाला चार्ज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इतनी डिस्टेंस पर है, इसलिए इनको पोजीशन वेक्टर बोलना है। किसका, Q1 का पोजीशन वेक्टर दिस वेक्टर और Q2 का पोजीशन वेक्टर दिस वेक्टर, ओके। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स कैसे लगता है, तो आंसर है लाइन जॉइनिंग, दिस चार्ज टू दिस चार्ज, तो दोनों को हमने लाइन से मिलाया, तो ये वाला डिस्टेंस हम लेके चलेंगे इसमें, ये वाला डिस्टेंस, ओके। ओके अब ये डिस्टेंस कितना, तो हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो हमने एरो ऐसे लगाया, अगर हम इधर की तरफ जाते तो हम एरो ऐसे लगाते, तो हमने ऐसे मान लिया कि हम ऐसे जा रहे हैं तो एरो हमने इधर लगाया। तो आर को आप कैसे लिखोगे, ये आपका क्या था आर था, तो आर को आप वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो तरीका क्या बताया है, हम इधर जा रहे हैं तो जिसकी तरफ जा रहे हैं पहले उसको लिखना है, यहाँ से चले उसको लिखना है, राइट। तो ये आर लिखने का तरीका हो गया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये तो वेक्टर है, इसकी वैल्यू हमको चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहते हैं, तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल पाएंगे, तो आपने क्लास 11th में ट्रायंगल लॉ पढ़ा होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। तो देखिए लगा के दिखाता हूं मैं, दिस वेक्टर R1 वेक्टर प्लस दिस वेक्टर R21 वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर R2 वेक्टर। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, R21 वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये एक बार मैंने आपको करके दिखा दिया, मैं बार बार आपको इसको करके नहीं दिखाऊंगा, आपको समझ लेना है, ये ट्रायंगल लॉ से आया, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, ओके। तो ये आ गया, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं,
r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये हो गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे? तो पहले तो हम फोर्सेस की डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। फोर्सेस की डायरेक्शन, मान लीजिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस है, तो इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स बताइए और इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स बताइए। ठीक है, मान लीजिए इसके फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ Q2। Q2 पर ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, कौन सा? Q1। तो जिस पर फोर्स लग रहा है उसको तो पहले लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे? लगाने वाले को। इसका कैसे होगा? इस पर फोर्स लग रहा है तो पहले इसको, लगाने वाले का नाम क्या है? 2। तो इस तरह से तो दोनों ही फॉर्मूले हम बना सकते हैं। तो पहले इसका देखिए, हमने इसका बनाया, ये हमने फोर्स लिख दिया 2 फॉर्मूला क्या है? सेम 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब R के स्थान पर ये डिस्टेंस आना है, ये वाला डिस्टेंस आना है, और इस डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करके निकाला r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो लिखने का तरीका क्या है? अभी आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन जो वेक्टर है उसका पावर Q, मॉड के अंदर, मॉड के बाहर पावर कितनी लगानी? Q। तो वही काम हमने इसमें किया। देखिए Q1 Q2, यहाँ पर ये वेक्टर है वो तो लिखना ही है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? दिस वेक्टर मॉड लगा के Q। Q क्यों आ रहा है पहले आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आ गया, राइट, ओके। इसी तरह से आप 1-2 के लिए भी बना सकते हैं। तो 1-2 के लिए आपने बनाया तो वो ये आएगा 1/4πε0 Q1 Q2। इसमें याद रखना है, इसमें 2-1 चल रहा है तो 2-1 2-1। 1-2 के लिए बना रहे हैं तो सब जगह क्या करना है? 1-2 1-2, बिल्कुल सेम। तो एक आप बना सकते हो, दूसरा आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया इसके, किसके? कूलम्ब्स लॉ के। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमने तीनों तरीके से देख लिया, राइट, ओके। अब हम लोग कुछ एक नई चीज़ में स्टडी करने जा रहे हैं, उसको देखिए ज़रा। दो चार्जेस की कैरेक्टरिस्टिक देखिए। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं और इन चार्जेस को देखकर हमने एक रूल बनाया। वो रूल किस तरह से बनाया? ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ठीक है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर दो चार्ज लिए हैं। क्या लिए हैं? दो चार्ज लिए हैं। तो एक चार्ज ये लिया है, एक चार्ज ये लिया है। तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए ये चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन। अगर ये सेम नेचर के हैं तो ये 100 से इधर की तरफ जा रहा है, तो ये भी 100 से कहाँ जा रहा होगा? इधर की तरफ। तो ये दोनों फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग कर रहा है। तो आंसर है Q1 और Q2 को मिलाने वाली लाइन पर ही लग रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर फोर्स नापने जाते हैं तो हमको यहाँ पर फोर्स नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। और फोर्स किस पर लगता है? जो मटेरियल मीडियम होता है, ठीक है। तो मटेरियल कहाँ है? एक Q1 यहाँ पर है और एक Q2 यहाँ पर, तो फोर्स यहीं पर लगेगा, ठीक है ना। लेकिन हम कहते हैं लाइन ज्वाइनिंग पर ही लगेगा, राइट, ओके। तो ये याद रखिए, बीच में कहीं फोर्स नहीं है, केवल फोर्स किस पर लग रहा है? यहाँ मटेरियल मीडियम है। तो फोर्स लगने के लिए क्या होना जरूरी है? मटेरियल मीडियम होना जरूरी है, ठीक है। तो इसने इस पर फोर्स लगाया कितना? 100 न्यूटन, ठीक है। ये इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है। अब हमने क्या किया? इसी लाइन पर एक तीसरा फोर्स हमने बनाया, तीसरा चार्ज हमने रख दिया। तीसरा चार्ज है, मैं बोल रहा था आपसे, ये एक तीसरा चार्ज मैं इसके पास लेकर आया। पहली बात एक चीज सुन लीजिए, ये दोनों चार्जेस जो है Q1 और Q2, ये इंडिपेंडेंट चार्जेस है, ठीक है। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट चार्जेस नहीं है किसी पे डिपेंडिंग, इंडिपेंडेंट चार्जेस है, ठीक है, ओके। हम ये तीसरा चार्ज यहाँ पर लेकर आते हैं, तो तीसरा चार्ज आने से इसके फोर्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो आंसर हम लोगों ने देखा, इस पर कोई फोर्स नहीं, इसके फोर्स पर, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ये वाला +3 रखा है और ये Q1 है, ये इस पर 100 फोर्स लगाता है, तो ये इस पर भी फोर्स लगाता है इसी लाइन में, कितना? 60 न्यूटन। लेकिन 60 न्यूटन भले ही इस पर लगता रहे, इस पर लगने वाले 100 न्यूटन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हमने एक चार्ज और रखा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाता है, लेकिन क्या इसके फोर्स पर कोई, मान लीजिए 30 न्यूटन फोर्स लगाता है इसको अट्रैक्ट करने के लिए, क्या इस फोर्स पर कोई इफेक्ट पड़ता है? तो आंसर हमने देखा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने एक रूल बना लिया। क्या रूल बना लिया? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस एनी अदर चार्जेस, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस, कोई, ये दोनों एक दूसरे से बने हुए हैं, ठीक है। इनके अलावा अगर हम कोई चार्ज लेकर आएंगे तो
के आने से इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रूल बना लिया और इसको हमने याद कर लिया, तो आपको याद रखना है ये रूल, ठीक है। ओके, अब ये चार्जेस फोर्स लगाते हैं, दोनों तरह के फोर्स लगाते हैं, रिपल्शन का फोर्स भी लगाते हैं, अट्रैक्शन का भी फोर्स लगाते हैं। तो ये चार्जेस कुछ रूल्स को भी फॉलो करते हैं, उसमें से एक रूल हम स्टडी करने वाले हैं, एक प्रिंसिपल हम स्टडी करने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी मैंने आपको जो बताया इसमें दो चार्जेस थे और तीसरे चौथे पांचवें चार्जेस को लाने पर इनके बीच लगने वाले फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यदि कोई एक चार्ज है, वो अकेला चार्ज है, सिंगल चार्ज है, और अब यदि हम उस चार्ज के पास बहुत सारे चार्ज रख दें, ये वाला चार्ज रख दे, ये वाला चार्ज रख दे, ये वाला चार्ज रख दे, अभी हम दो चार्ज की बात कर रहे थे तो इनके बीच लगने वाले फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट हमने देखा कि अगर एक सिंगल चार्ज हो तो इस पर फर्क पड़ता है। किस तरह से फर्क पड़ता है कि ये वाला चार्ज इस पर रिपल्शन का फोर्स लगाता है इधर की तरफ 100 न्यूटन मान लीजिए, और ये वाला चार्ज या ये वाला चार्ज इस पर फोर्स, ये इधर की तरफ फोर्स लगाता है 60 न्यूटन, ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ खींचता है 30 न्यूटन। तो जब ये अकेला होता है और इसके चारों तरफ चार्जेस होते हैं अलग अलग मैग्नीट्यूड के, तो इस पर लगने वाले फोर्स पर इफेक्ट पड़ सकता है, और इसी चीज का हम लोगों ने नाम रखा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में इस चार्ज पर अब इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, Q2 के कारण लगने वाला फोर्स, Q3 के कारण लगने वाला फोर्स, Q4 के कारण लगने वाला फोर्स, तो अलग अलग चार्जेस के कारण सारे के सारे फोर्स किस पर लग रहे हैं, 1 पर। तो इस पर लगने वाला टोटल बल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको देखिए। तो उसके लिए हमने एक रूल बनाया, एक लॉ बनाया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या कहता है, फोर्स ऑन अ चार्ज इज वेक्टर सम। सभी फोर्स का जो लगने वाला फोर्स है सबकी डायरेक्शन अलग है, तो इसको ऐड हम कैसे करेंगे, वेक्टर सम से। वेक्टर सम, फिर से, फोर्स ऑन अ चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस अराउंड इट। तो सबका क्या कर देंगे हम, वेक्टर सम कर देंगे। तो वेक्टर सम करने का तरीका देखिए, हम किस पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो आंसर है Q1 पर लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं। कौन कौन लगा रहा है Q1, तो आंसर इसके चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस हैं, सभी इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उन सब के कारण इस पर लगने वाला टोटल फोर्स निकालेंगे। तो हमने लिखा F1 वेक्टर बराबर इक्वल का साइन दिया, इस पर 2 भी फोर्स लगा रहा है तो 1 2 लिखा, 3 भी लगा रहा है, 4 भी लगा रहा है, 5 भी लगा रहा है, सो मेनी टाइम, तो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक। तो सबका क्या करना है, सिंपल वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला पता है, वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया था वेक्टर फॉर्म का, वो लिखा हुआ है वहां पर। तो सब में क्या रहता है, Q1 फॉर्मूला क्या रहता है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं वेक्टर फॉर्म का, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये 2 1 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 1 वेक्टर 2 1 Q, ये फॉर्मूला होता है इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, उसको तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा Q1 Q2 दिस, ठीक है। तो Q1 Q2, ठीक, क्या लिख रहे हैं 1 2, तो R भी कैसा आएगा 1 2, तो ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे लिखना है 1 2, और मॉड लगा के ये फॉर्मूले से बना है, प्लस अब इसका कैसे लिखेंगे, फिर से Q1 Q2 ये Q, राइट, ओके। अब प्लस इसका कैसे लिखेंगे, Q1 Q1, कौन लगा रहा है 1 पर, कौन लगा रहा है 3, तो Q1 Q3, पहले कौन लगा रहा था 2, तो Q1 Q2 था, ठीक है। अब कौन है Q1 Q3, राइट। अच्छा 1 3 है तो R में भी क्या आएगा 1 3, नीचे भी क्या आएगा 1 3, पावर तो सेम चलनी है, प्लस। अब आते हैं इस पर, तो 1 पर अब कौन लगा रहा है 4, तो 1 और यहां पर क्या लिखेंगे 4, Q1 Q4, राइट। तो नीचे भी क्या आएगा 1 4 और यहाँ पर भी क्या आएगा 1 4, प्लस डॉट 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 करके इस तरह से। तो ये हम लोगों ने टोटल फोर्स कैलकुलेट किया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, किस पर, एक अकेले सिंगल चार्ज पर लगने वाला, सिंगल चार्ज पर जो टोटल फोर्स है उसको इस तरह से निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे। थैंक यू।